हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लेके आए हैं अध्याय नंबर 9, हाइड्रोजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के परिचय के बारे में बात करें। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व होता है। अगर बहुलता के हिसाब से देखा जाए तो इसका तीसरा नंबर होता है। इसकी खोज सबसे पहले 1766 में हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने की थी और 1783 में लेवोसिए ने इसको हाइड्रोजन का नाम दिया था। हाइड्रोजन का अर्थ होता है जल का निर्माण करने वाला तत्व। एक तत्व ऐसा होता है जिसको हम जला देते हैं, यानी उसको ऑक्सीजन के साथ उसका दहन कर देते हैं तो वो जल का निर्माण करता है। तो हाइड्रोजन शब्द का अर्थ होता है, हाइड्रो मतलब जल, पानी, और जन का मतलब जेनेसिस, निर्माण करने वाला। तो ऐसा तत्व जो जल का निर्माण करता है, उसका दहन करने पर उसको हमने हाइड्रोजन कहा है, यानी कि लेवोसिए ने सबसे पहले हाइड्रोजन का नाम दिया था। तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति देखते हैं। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है। आवर्त सारणी में सबसे पहले पाए जाने वाला तत्व होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है और ये s ब्लॉक का प्रथम तत्व होता है। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण, इसका परमाणु क्रमांक 1 होने के कारण इसमें ये 2 प्रकार के आयन बनाता है। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है तो हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है धनावेश, जिसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। और अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है तो हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है ऋणावेश, जिसको हम हाइड्राइड आयन भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन दोनों प्रकार के आयन बनाता है, धनायन भी बनाता है और ऋणायन भी बनाता है। अब इसके एक विशेष प्रकार की इसके अंदर गुण होने के कारण ये कुछ गुण अपने क्षार धातुओं के साथ दिखाता है, क्योंकि हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के पहले वर्ग के साथ रखा हुआ है और पहले वर्ग के तत्वों को हम क्षार धातु कहते हैं। उसके अंदर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम तत्व पाए जाते हैं। इनको हम एल्कली मेटल या क्षार धातु के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रोजन क्षार धातु के साथ रखा गया है, इसलिए ये क्षार धातु के साथ कुछ समानता दिखाता है। तो देखते हैं कि हाइड्रोजन की क्षार धातुओं के साथ समानता कौन कौन सी होती है, किन कारणों के वजह से, किन कारणों के कारण इसको प्रथम वर्ग की क्षार धातुओं के साथ रखा हुआ है। और सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 हो जाएगा। बाकी की क्षार धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बाह्य कक्षा भी ns1 होती है, यानी कि प्रथम वर्ग की सभी क्षार धातुओं के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ns1 होता है। हाइड्रोजन के केस में देखें हम 1s1, लिथियम के केस में देखें तो 2s1, सोडियम के केस में देखें तो 3s1, इसी प्रकार पोटेशियम के केस में 4s1, रुबिडियम के केस में 5s1, सीजियम के केस में 6s1 और फ्रांसियम के केस में 8s1। इस तरीके से इनके बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ns1 होता है। तो सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक समान होने के कारण इन सभी तत्वों को प्रथम वर्ग के अंदर रखा गया है। दूसरा, इसकी संयोजकता। इनकी संयोजकता जो होती है वो सबकी निश्चित होती है, +1 होती है, क्योंकि अपनी बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। इन सभी तत्वों की धन विद्युतीय प्रकृति होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है और इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात ये यूनिपॉजिटिव कैटायन बनाते हैं, यानी कि एक धनावेशी कैटायन धनायन का निर्माण करते हैं। ऐसे धनायन का निर्माण करते हैं जिसके ऊपर एक धनात्मक आवेश होता है। ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो हाइड्रोजन दोनों प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, +1 भी करता है और -1 भी करता है। हाइड्राइडों को छोड़कर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था अन्य सभी यौगिकों के अंदर +1 होती है, लेकिन हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है।
हाइड्राइड वो यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन क्षार प्रथम और द्वितीय वर्ग के तत्वों के साथ बनाता है। इन तत्वों में हाइड्रोजन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होने के कारण हाइड्रोजन के ऊपर ऋणावेश आता है और बाकी अन्य धातुओं के ऊपर धनावेश आता है। जैसे लिथियम हाइड्राइड में लिथियम के ऊपर धनावेश आता है और हाइड्रोजन के ऊपर ऋणावेश। पोटेशियम हाइड्राइड में पोटेशियम के ऊपर धनावेश, हाइड्रोजन के ऊपर ऋणावेश। सोडियम हाइड्राइड में सोडियम के ऊपर धनावेश, हाइड्रोजन के ऊपर ऋणावेश। कैल्शियम हाइड्राइड में कैल्शियम के ऊपर धनावेश, हाइड्रोजन के ऊपर ऋणावेश। और मैग्नीशियम हाइड्राइड में मैग्नीशियम के ऊपर धनावेश और हाइड्रोजन के ऊपर ऋणावेश आता है। तो हाइड्राइडों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है। इसके अलावा अन्य सभी यौगिकों के अंदर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा +1 होती है। जैसे HCl के अंदर हाइड्रोजन के ऊपर धनावेश होता है, Cl के ऊपर ऋणावेश होता है। H2O वाटर के अंदर हाइड्रोजन के ऊपर धनावेश होता है और ऑक्सीजन के ऊपर ऋणावेश होता है। तो हाइड्रोजन दोनों प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ऋण विद्युतीय तत्वों से संयोजन। हाइड्रोजन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ संयोग करके यौगिकों का निर्माण करता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन जल का निर्माण करता है। सोडियम उसी तरीके से सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके HCl का निर्माण करती है और सल्फर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके H2S गैस का निर्माण करती है। विद्युत अपघटनी क्रिया में कैथोड पर मुक्त होना। जब किसी यौगिक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका विद्युत अपघटन हो जाता है, यानी कि कैथोड और एनोड पर अलग अलग धातु या गैसें प्राप्त होती हैं। तो अगर हाइड्रोजन युक्त यौगिक का विद्युत अपघटन किया जाता है तो हाइड्रोजन हमेशा कैथोड पर प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर HCl के जलीय विलयन के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पर प्राप्त होती है और क्लोरीन गैस एनोड पर प्राप्त होती है। उसी तरीके से अगर NaCl के गलित विलयन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, उसका विद्युत अपघटन करते हैं तो यहाँ पर सोडियम धातु कैथोड पर प्राप्त होती है और क्लोरीन एनोड पर प्राप्त होती है। तो यहाँ पर किस तरीके से क्या क्रियाविधि होती है विद्युत अपघटन की, किस तरीके से गैसें एनोड और कैथोड के ऊपर जाती हैं, उसमें हम जल के विद्युत अपघटन उदाहरण से समझते हैं। अगर जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जल का विद्युत अपघटन किया जाता है तो जल दो प्रकार के आयनों के अंदर टूट जाता है। एक हाइड्रोजन H+ आयन के अंदर और एक ऑक्साइड O-2 आयन के अंदर। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं, दोनों आयन बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रोड के ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की प्रवृत्ति है धनावेश की, यानी हाइड्रोजन धनायन के रूप में है। तो ये अपने बहुत ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश करता है। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रक्रम होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि उसको हम अपचयन बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। और ये प्रक्रिया हमेशा किसी भी सेल के अंदर कैथोड के ऊपर होती है। तो दो हाइड्रोजन धनायन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस के रूप में कैथोड के ऊपर मुक्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से ऑक्साइड आयन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन के ऊपर 2 ऋणावेश हैं। तो ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग के अणु बनाने की कोशिश करेगा और इलेक्ट्रॉनों का त्यागने का जो प्रक्रम होता है उसको हम ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और ये प्रक्रिया हमेशा एनोड के ऊपर होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के ऑक्सीजन गैस के रूप में एनोड के ऊपर चली जाती है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कोई आयन किस तरीके से एनोड के ऊपर चला जाता है और किस तरीके से कैथोड के ऊपर चला जाता है। अपचय गुण। हाइड्रोजन अपचय गुण का काम करता है, यानी दूसरे पदार्थों का अपचयन कर देता है और खुद का ऑक्सीकरण कर देता है। तो जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया आयरन ऑक्साइड के साथ Fe3O4 के साथ कराते हैं और इसको गर्म करते हैं तो यह आयरन को अपचयित कर देता है और जल का निर्माण करता है। इसी तरीके से B2O3
के साथ बोरॉन ट्राइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर ये बोरॉन और K2O में निर्माण हो जाता है। अब हाइड्रोजन की हैलोजन से समानता देखते हैं। हाइड्रोजन प्रथम वर्ग का तत्व होता है जो कि क्षारीय धातु के साथ रखा गया है, और हैलोजन 17वें वर्ग के तत्व होते हैं जिसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन आदि तत्व आते हैं। तो सबसे पहले इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता होती है। हाइड्रोजन समानता क्या होती है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1 और फ्लोरीन और क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा के अंदर 2p5 होता है, 3p5 होता है, 4p5 और 6p5 होता है। यानी कि हैलोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बाह्यतम कक्षा का वो np5 होता है। अब इन दोनों के अंदर समानता ये होती है कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपनी निकटतम अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। उसी तरीके से हैलोजन में सभी हैलोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपनी निकटतम निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि हाइड्रोजन और हैलोजनों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता ये होती है कि दोनों ही एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी हो जाते हैं या अपनी निकटतम निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। परमाणुकता, हाइड्रोजन द्विपरमाणु गैस होती है, H2 के रूप में पाई जाती है। इसके अलावा सभी हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये भी द्विपरमाणु गैस होती हैं, F2Cl2 Br2 I2 के रूप में पाई जाती हैं। अधात्विक प्रकृति, ये सभी अधात्विक प्रकृति होती है। इनकी जो प्रकृति होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है और गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति, हाइड्रोजन और हैलोजनों में सभी में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्राइड आयन बनाता है, उसी तरीके से फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके फ्लोराइड आयन बनाता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन बनाता है। ऑक्सीकरण अवस्था, जिस तरीके से सभी हैलोजन -1 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं उसी तरीके से हाइड्रोजन सिर्फ हाइड्राइडों के साथ -1 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। बाकी अन्य अधातुओं के साथ हाइड्रोजन +1 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं सोडियम, क्लोरीन। सोडियम जो है धातुओं के साथ NaCl के अंदर Cl के ऊपर ऋणावेश होता है और Na के ऊपर प्लस होता है। CaCl2 के अंदर Cl के ऊपर ऋणावेश होता है और कैल्शियम के ऊपर +2 होता है। इसी तरीके से NaH के अंदर हाइड्रोजन के ऊपर ऋणावेश और Na के ऊपर +1 होता है और CaH2 के अंदर हाइड्रोजन के ऊपर ऋणावेश और Ca के ऊपर +1 होता है। आयनन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन की आयनन एंथैल्पी हैलोजन के लगभग बराबर होती है, लगभग या थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, जबकि जो क्षारीय धातुएं होती हैं उनकी आयनन एंथैल्पी बहुत ही कम होती है। यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन की आयनन एंथैल्पी, प्रथम आयनन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 13.6 होती है, फ्लोरीन की 17.4 होती है और क्लोरीन की 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी फ्लोरीन और क्लोरीन के लगभग बराबर है, जबकि लिथियम की 5.4, सोडियम की 5.1 और पोटेशियम की 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो हाइड्रोजन और हैलोजनों की आयनन एंथैल्पी लगभग बराबर है, जबकि जो क्षारीय धातु होती हैं उनकी आयनन एंथैल्पी हाइड्रोजन से बहुत कम होती है। सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण, जिस तरीके से हाइड्रोजन जो है अन्य धातुओं के साथ मिलकर सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करता है, उसी तरीके से हैलोजन भी अन्य धातुओं के साथ मिलकर सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन कार्बन के साथ मिलकर CH4 मीथेन का निर्माण करता है और क्लोरीन कार्बन के साथ मिलकर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण करता है। हाइड्रोजन सिलिकॉन के साथ मिलकर SiH4 सिलेन का निर्माण करता है और क्लोरीन SiCl4 का निर्माण करती है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया बनाती है और क्लोरीन नाइट्रोजन के साथ मिलकर NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड का निर्माण करती है। एनोड पर मुक्त होना, हाइड्रोजन के जो हाइड्राइड होते हैं जो कि क्षारीय धातु एवं क्षारीय मृदा धातुओं के साथ हाइड्राइड होते हैं, उनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस हमेशा एनोड पर निकलती है। उसी तरीके से
जो हैलोजन के धातु के साथ यौगिक होते हैं उनके गलित विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यानी कि विद्युत अपघटन करने पर क्लोरीन गैस एनोड पर निकलती है, जो कि हाइड्रोजन और हैलोजन की समानता को दर्शाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हाइड्रोजन हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का प्रदर्शन करता है। जब मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो क्लोरीन यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा के उसके साथ जुड़ जाती है या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी क्लोरीन हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर देती है और CH3 और HCl का निर्माण होता है। इसी तरीके से जब CH3Cl की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कर दी जाती है तो हाइड्रोजन यहाँ से क्लोरीन का विस्थापन कर देती है। Sn + HCl और Zn + HCl की उपस्थिति में मीथेन और HCl का निर्माण होता है। अब हैलोजनों की हाइड्रोजन से क्या क्या असमानताएं होती हैं। अभी तक हमने हाइड्रोजन की और हैलोजनों की समानताओं का अध्ययन किया है। अब देखते हैं हाइड्रोजन की और हैलोजन की क्या क्या असमानताएं होती हैं, क्या क्या डिफरेंस होते हैं। हैलोजन सभी धातु के साथ ऋणायन X- हैलाइड आयन का निर्माण करते हैं, जबकि हाइड्रोजन केवल क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातु के साथ हाइड्राइड आयन बनाता है। इन धातुओं के अतिरिक्त सभी तत्वों के साथ हाइड्रोजन धनायन का निर्माण करता है, जो कि हैलोजन का और हाइड्रोजन के बीच में डिफरेंस बताते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर कभी भी कोई एकाकी युग्म नहीं होता है, जबकि सभी हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में 3-3 एकाकी युग्म 3-3 लोन पेयर पाए जाते हैं। हैलोजनों के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जबकि हाइड्रोजन के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। हाइड्रोजन के विशिष्ट गुण, हैलोजन और क्षारीय धातुओं के अलावा हाइड्रोजन कुछ विशेष प्रकार के विशिष्ट गुण प्रदर्शित करता है। सबसे पहले हाइड्रोजन का जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो अर्धभरित होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम होता है पूर्ण स्थायी होने की तुलना में। जबकि प्रथम वर्ग की धातुएं सभी ठोस होती हैं और हाइड्रोजन जो होता है गैसीय अवस्था में पाया जाता है। हाइड्रोजन ऋणायन एवं धनायन दोनों का निर्माण करता है। हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जबकि इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, यानी कि इसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है, जबकि अन्य जितने भी तत्व आवर्त सारणी के अंदर होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सभी पाए जाते हैं। हाइड्रोजन के ऑक्साइड जैसे H2O उदासीन होते हैं, जबकि धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु यानी हैलोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और इस प्रकार हाइड्रोजन की उभयधर्मी प्रकृति होने के कारण हाइड्रोजन कुछ गुण अपने हैलोजनों के साथ प्रदर्शित करता है और कुछ गुण क्षारीय धातुओं के साथ प्रदर्शित करता है। तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का जो स्थान है वो तर्कसंगत नहीं है, न्यायोचित नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन को प्रथम वर्ग में जो रखा हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखा हुआ है। जबकि अगर मैं गुणों की बात करता हूं तो हाइड्रोजन को 17वें वर्ग में यानी हैलोजनों के साथ रखा जाना चाहिए था, लेकिन एक ही तत्व को 2 स्थानों पर नहीं रख सकते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार बनाते हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षारीय धातु के साथ समान होने के कारण हाइड्रोजनों को प्रथम वर्ग की क्षारीय धातु के साथ रखा गया है, जो कि इसकी विशिष्ट स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है इसको लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, टाइम से मिल जाएगा। अगली वीडियो जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।